वृंदा का दो बेटियों के सिवा दुनिया में कोई नहीं था। बड़ी बेटी सुनैना ने एक अमीर लड़के आकाश से लव मैरिज कर ली और वो शहर में रहने लगी। कुछ समय पहले संजोग से वृंदा की छोटी बेटी वर्षा की शादी भी उसी शहर में एक साधारण परिवार में हो गई, जिस शहर में उसकी बड़ी बहन ब्याही थी। काफी समय से वृंदा अपनी दोनों बेटियों से मिली नहीं थी, इसलिए इस बार वो अपनी बेटियों से मिलने के लिए शहर जा रही थी। रामलाल देख, बेटियों के घर जा रही हूँ, बढ़िया लड्डू और मठरी बना कर देना, देसी घी में कोई कमी मत छोड़ना, शहर से लौटकर पूरे पैसे दूंगी। चिंता मत करो वृंदा बहन, मिठाई में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारी बेटियों के ससुराल वाले तारीफ के पुल बांध देंगे। मैं ऐसी मिठाइयाँ तैयार करके दे रहा हूँ। हाँ अच्छा चलो, जब मिठाइयाँ तैयार हो जाएं तो मुझे घर दे जाना, मुझे कल सुबह की बस से निकलना है। अगले दिन सुबह की बस से वृंदा शहर में रहने वाली अपनी बड़ी बेटी सुनैना के घर पहले जाती है। वृंदा ने अपनी दोनों बेटियों को नहीं बताया था कि वो आने वाली है। अचानक अपनी माँ को आया देख उसकी बड़ी बेटी सुनैना का मुंह बन जाता है। माँ, तुम और अचानक तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा कि मैं तुझे अचानक से आकर आश्चर्यचकित कर दूंगी। मेरा आना अच्छा नहीं लगा बेटी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, वो तुम तो जानती हो मैं इतने बड़े परिवार की बहू हूँ, हमारे घर में बड़े बड़े मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अब अचानक से तुम आ गई हो तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा ना। आज आकाशी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भिजवा रही हूँ। मैं एक काम करूँ, तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, मैं रामू के हाथ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ बिटिया, पहले तुम दामाद जी के दोस्तों को देखो, मैं तुम्हारे कमरे में बैठी हूँ, और चाय नाश्ते की चिंता मत करो, मैं अपने साथ पराठे और अचार बांध कर लाई थी, मुझे इतनी भूख नहीं है। अरे सुनैना, याद आया, मैं तुम्हारे लिए रामलाल हलवाई के बेसन के लड्डू और मठरी लाई हूँ, तुम्हें पसंद। माँ, मैंने तुमसे कहा ना कि आकाश के फ्रेंड्स आए हुए हैं, ये फालतू बातें मैं बाद में करूंगी, अभी तुम मेरे कमरे में जाकर बैठो, और हाँ, ये तामझाम यहाँ मत खोल देना। सुनैना की बातें सुनकर वृंदा का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर बैठ गई। अगले 2 घंटे तक कमरे में कोई भी नहीं आया, किसी ने एक गिलास पानी भी वृंदा को नहीं पूछा। काफी देर बाद सुनैना का पति आकाश कमरे में आया तो उसने वृंदा को वहाँ बैठे देखा। अरे माँ जी, आप कब आए? आप प्रणाम। बस जीते रहो बेटा, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, सुनैना ने यहाँ बैठने के लिए बोला था, वो आपके दोस्त आए हुए थे इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आई। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, बस अभी गए हैं। मेरे दोस्त की आज शादी की सालगिरह है। सॉरी माँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम आई हुई हो, क्या करूँ, इतने सारे काम है, कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा माँ, मैं कह रही थी कि तुम रामू से कहकर कुछ खाने का बनवा लेना, मम्मी जी होते तो आपका साथ हो जाता, वो भी अपनी बड़ी बहन के घर गई है, तभी तो मैं कह रही थी कि आप बता कर आते, आप बिना बताए आ गई। रामू, माँ को चाय नाश्ता दे दो, फिर रात का खाना। नहीं बेटा, मैं वैसे भी एक ही दिन के लिए आई हूँ, सोच रही हूँ रात वर्षा के घर रुक जाऊँ, तुमसे और दामाद जी से तो मिल ही ली हूँ, बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बच्चे भी मम्मी जी के साथ गए हैं, वो 2 दिन की छुट्टियां थी ना, इसलिए। माँ, मैं तैयार हो जाऊँ, बहुत लेट हो रहा है। हाँ जरूर दामाद जी, ज्यादा कुछ तो नहीं लाई मैं, ये शगुन के थोड़े पैसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ कर रख लो। सुनैना, सबके लिए लड्डू और मठरी लाई थी, खा लेना, बच्चों को मेरा प्यार देना, ये एक लिफाफा तुम रखो, फिर पता नहीं कब मिलना हो। क्या माँ, तुम आज भी 101 रुपए का लिफाफा देती हो? एक काम करो, ये लिफाफा वर्षा को दे देना, उसे पैसों की जरूरत रहती है। आकाश, तुम भी पैसे माँ को लौटा दो, दिनेश को देने के काम आएंगे। हाँ। अरे ऐसे क्यों बेटा, ये तो तुम दोनों के लिए। सुनैना सुनो तो बिटिया। माँ, मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट है, मुझे रेडी होकर आकाश के साथ निकलना है, मैं आपको बिल्कुल नहीं सुन सकती। और हाँ, अगर खाना खाने का मन हो तो खाकर चली जाना, वरना रामू से कहकर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना बताए चले जाओ और घर का गेट खुला रहे, आजकल चोरों का कोई भरोसा नहीं है। कितने अरमानों से वृंदा अपनी बड़ी बेटी सुनैना से मिलने आई थी, पर सुनैना ने आज जिस तरह का बर्ताव किया उससे वृंदा को बहुत दुख हुआ। उसने बड़ी बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया, बस नौकर से कहकर घर से बाहर निकल आई। वृंदा की आंखों में आंसू थे, वो सोचने लगी कि अब बड़ी बेटी के घर तो मैं इस तरह से मिलकर आई हूँ, अब छोटी बेटी के घर कैसे जाऊँ। वृंदा सड़क पर चलते चलते अभी सी सोच में थी कि तभी उसके आगे एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। ऑटो रिक्शा दिनेश का था, क्योंकि दिनेश ऑटो रिक्शा चलाता था। माँ जी, आप यहाँ सड़क पर आपको देखकर मैं बहुत अचंभित हूँ, आप शहर आए हो और आपने बताया तक नहीं। आओ यहाँ ऑटो में बैठो, धूप तेज है। अब बस मैं वर्षा से मिलने ही जा रही थी, सोचा पहले सुनैना से मिल लूं, सुनैना से मिलकर वापस लौट रही थी। अच्छा तो ये बात है, चलो फिर तो बहुत खुशी की बात है, वर्षा आपसे मिलेगी तो बहुत खुश होगी। आप ऑटो में बैठो, मैं सामने की दुकान से ठंडा पानी लाता हूँ। दिनेश दौड़कर सामने की दुकान से ठंडे पानी की बोतल लेकर आता है और वृंदा को देता है। दिनेश ऑटो में चलते चलते वृंदा से बातें करता रहा। वृंदा के चेहरे पर थोड़ी उदासी और थोड़ी खुशी साफ दिखाई दे रही थी।
कुछ देर बाद दिनेश वृंदा को लेकर घर पहुंचता है। माँ तुम अचानक कितने समय बाद तुम्हें देख रही हो। माँ तुम नहीं जानती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत उदास हो गई थी। मैं तो इनसे कब से कह रही थी कि मुझे माँ से मिलवाने ले चलो, पर आज तुम्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तुम अचानक आई और मुझे बताया भी नहीं। मुझे पता है तुम पहले सुनैना दीदी से मिलने गई होगी। मैं छोटी हूँ ना, इसलिए मेरा नंबर बाद में आता है। हाँ ये तो सच है, मैं पहले सुनैना से ही मिलने गई थी, बस वहां से ही आ रही हूँ। फिर तो तुमने वहां पर ढेरों पकवान और मिठाइयाँ खा ली होंगी। अब मेरे घर की रूखी सूखी थोड़ी खाओगी। वैसे बताओ ना माँ, मैं तुम्हारे लिए आज तुम्हारी पसंद का क्या बनाऊं? वृंदा ने एक ठंडी आह भरी और धीरे से बोली, एक कप अदरक वाली चाय बना दे, घुटनों में बहुत दर्द है। माँ हाँ हाँ चाय तो मैं बना ही रही हूँ। सुनो, माँ के लिए बाजार से समोसे ले आओ। लगता है माँ ने कुछ नहीं खाया। हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आज समोसे नहीं, रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी चाय के साथ खाएंगे। रामलाल हलवाई के लड्डू और मठरी? माँ मैं ये कब से खाने के लिए तरस रही थी। मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं जल्दी से चाय बनाकर लाती हूँ, फिर तीनों मिलकर खाएंगे। वर्षा कुछ कुछ समझ तो गई थी, पर उसने पूछना सही नहीं समझा। उसे पता था कि अगर वो पूछेगी तो माँ को दुख होगा, इसलिए वो अपनी माँ के चेहरे पर जितनी खुशी ला सकती थी उतनी लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें दिनेश भी उसका साथ दे रहा था। अगले कुछ दिनों तक वृंदा अपनी छोटी बेटी और दामाद के पास ही रही। दोनों ने उसे पूरा शहर घुमाया, शॉपिंग करवाई, अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीद कर दी। जितना उन दोनों से बन पड़ता था उन दोनों ने किया। जाते जाते वृंदा ने अपने आप से एक फैसला लिया। वृंदा ने गांव वापस जाते ही अपना घर और जमीन अपनी छोटी बेटी वर्षा के नाम कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बड़ी बेटी बहुत अमीर है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर वो उसे कुछ देगी भी तो उसकी बड़ी बेटी उसे दुत्कार देगी। कहते हैं जिस चीज की जिसे जरूरत होती है वही उस चीज की कदर करता है। वर्षा का दिल बहुत बड़ा था और उसे कहीं ना कहीं रिश्तों की अहमियत भी थी, इसलिए वृंदा ने अपनी छोटी बेटी वर्षा की मदद करना ही सही समझा और अपनी जमीन जायदाद की मालकिन अपनी छोटी बेटी वर्षा को बना दिया। क्या हुआ रज्जू, आज बड़ी उदास लग रही है? अच्छा मुंह मत बना, मैं तुझे कल जंगल में चारा खिलाने ले चलूंगी। चल अब जल्दी से दूध दे दे, मुझे और भी बहुत से काम है। ये कहकर अर्चना अपनी गाय का दूध दूहने बैठ जाती है। उसकी एक गाय थी जिसे वो दहेज में लेकर आई थी, लेकिन वो आधा किलो दूध ही देती थी, जिससे मुश्किल से उसके घर का गुजारा चलता था। दूध निकाल कर वो रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद अपनी बेटी से कहती है, प्रिया बेटी तू अंदर आजा, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो दूध पी लेना। अच्छा ठीक है माँ। फिर दूध गर्म करके वो प्रिया को पीने के लिए दूध देती है। शाम को बनाने के लिए घर में कुछ नहीं था, इसलिए अर्चना अपने पति के इंतजार में बैठी थी। अब वो आएंगे तो कुछ बनाऊंगी। हे भगवान, शाम हो गई लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? दिन से प्रिया ने भी सिर्फ दूध ही पिया है। अब उनको पगार मिलेगी तो ही मैं खाने के लिए कुछ बना पाऊंगी। शाम को थका हारा श्याम घर लौटता है। अर्चना, अरे ओ अर्चना, अरे तनिक खाने को कुछ दो ना। अरे भाई हमका बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ होगा तो बनाऊंगी ना, मैं तो आपके लौटने का ही इंतजार कर रही थी। लाइए पैसे दीजिए, कुछ राशन ले आओ। अरे ये लो भाग्यवान। ये क्या जी, इतने थोड़े से पैसे? अरे अब क्या बताएं अर्चना, कल मुझसे काम में थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मालिक ने पैसे काट लिए। क्या सारे पैसे काट लिए और सिर्फ ये 200 रुपए दिए हैं? अब इससे मैं क्या ही सामान लाऊं? आपने सेठ से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे कहा तो था, लेकिन उसने मुझे काम से निकालने की धमकी दे दी। ऐसे घूसखोर के पास आप काम नहीं करे तो ही ठीक रहेगा। अपनी बेटी की हालत देखिए, उसकी सारी चप्पल टूटी हुई है, कपड़े भी फटे पुराने हो गए। खैर मैं थोड़ा सामान ले आती हूँ, खाना भी तो बनाना है। बेचारी अर्चना अपने और दुकान से सामान लेने चली जाती है। घर आकर वो थोड़े से नमकीन चावल बनाती है, जिसे खाकर वो सो जाते हैं। अर्चना और प्रिया तो चटाई पर सो जाती हैं, लेकिन शाम को रात भर अगले दिन की चिंता सताती है। अगले दिन शाम घबराते हुए सेठ के पास काम के लिए जा रहा था और इसी चिंता में वो सड़क पार कर रहा था कि इतने में एक ऑटो वाला वहाँ आता है और उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। आसपास के कुछ लोग उसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और उसकी पट्टी करवा कर घर ले आते हैं। अर्चना शाम को इस हालत में देखती है तो घबरा जाती है। हे राम, ये क्या हो गया जी आपको? किस नासपीटे ने ऐसा किया? भाभी जी, एक ऑटो वाला श्याम भाई को टक्कर मार कर चला गया। वो तो अच्छा हुआ मेरा ठेला वहीं लगा हुआ था, तो मैंने इन्हें देख लिया और जल्दी से अस्पताल ले गया। खैर डॉक्टर ने कहा है कि इनका ख्याल रखिएगा, इनके पैर का मांस जो है फट गया है और अभी इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। अरे एक तो पहले ही हम पर मुसीबतें कम थी क्या, जो ऊपर वाले ने हमें और मुसीबत में डाल दिया। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा? आप क्यों चिंता करते हैं जी? ये तो भगवान का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई और आपकी जान बच गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दोनों का क्या होता? और रही बात घर खर्च चलाने की, तो अब से मैं काम करूंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊं। हमेशा आप हम लोगों की खुशियों के लिए उस ईंट भट्टी में जलते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं कुछ काम करूँ ताकि घर का खर्चा चल सके। फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं जाकर आपकी ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ। अर्चना के पास थोड़े से पैसे बचे थे,
वो दवाई का पर्चा लेकर केमिस्ट की दुकान से थोड़ी दवाइयाँ ले आती है, फिर अपने पति को खाने को देती है। शाम को वो जब सबके लिए खाना बनाने रसोई में जाती है तो वहाँ सारे डब्बे खाली होते हैं। हे भगवान, सब डब्बे खाली पड़े हैं। अरे हाँ, कल जो दूध फट गया था उससे थोड़ा सा पनीर जमाने रखा था, अब उसकी थोड़ी सी सब्जी बना देती हूँ, लेकिन रोटी आटा तो एक कटोरा ही है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर रखे रज्जों के चारे के लिए रखी घास पर जाती है। अब लगता है इस चारे वाली घास से ही काम चलाना पड़ेगा। वो जो पुराना तंदूरी उठाकर लाए थे उसको मिट्टी से लेपकर उसी में घास की रोटी सेक दूं। पेट की भूख बुझाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अब वो तंदूर में मिट्टी का लेप लगाकर उसे तैयार कर लेती है। फिर जब तक तंदूर सूखता है तब तक घर में रखे एक कटोरी आटे में घास काट कर मिला देती है और फिर उसे गूंथ कर तंदूर में सेक कर उसकी रोटी बना लेती है। फिर पनीर की रोटी सेक कर अपने पति बेटी को खिलाती है। अरे वाह अर्चना, क्या कमाल की रोटी बनाई है। वाह वाह, सचमुच सचमुच मजा आ गया भाई। मुझे माफ करना जी, मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये घास की रोटी है जो तंदूर में बनी है। नहीं माँ, बाबा सच कह रहे हैं, सचमुच रोटी बड़ी स्वाद बनी है। मेरे लिए और ले आओ। क्या ये इतनी अच्छी बनी है? अर्चना भी जब वो रोटी खाती है तो उसका स्वाद भूल नहीं पाती। वाह, मजा आ गया। अब वो पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार मांग कर ले आती है और घास की रोटी तंदूर में बनाकर खाती। 2 दिन बाद शाम का दोस्त मोहन उससे मिलने वहाँ आता है। वो सब खाना ही खा रहे थे कि तभी अलग तरह की रोटी देखकर उसने भी वो खाने की इच्छा जाहिर की। अरे ये हरी हरी रोटी किसकी बनी है? ये घास की रोटी बनी है, ताजी ताजी घास की। मोहन जैसे ही वो रोटी खाता है तो उसका स्वाद उसे लाजवाब लगता है। मोहन भाई, आप तो जानते ही हैं हम बेरोजगार हैं, इसलिए ये सब खाना पड़ रहा है। आप हमारे लिए काम ढूंढ दीजिए ना। मजबूरी में? अरे भाभी, आपके हाथ की ऐसी घास की तंदूरी रोटी खाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाएगी। आपके पास इतना बड़ा हुनर है और आप मुझे ही काम ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। ये लीजिए कुछ पैसे और आप ठेला लगाकर ये तंदूरी घास की रोटी बनाकर सब्जी के साथ परोसिए। देखिए क्या कमाई करती हैं फिर आप। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं भाभी, मेरे कहने पर काम शुरू कीजिए। अगर आपका काम नहीं चला ना तो मेरे पैसे भी मत देना बस। अर्चना ने अगले दिन से जरूरी सामान लाकर ये काम शुरू कर दिया। तंदूरी घास की रोटी का नाम सुनकर लोग कुछ अलग खाने की चाह में उसके ठेले पर आने लगे। आहा, बहन जी क्या स्वादिष्ट और पौष्टिक घास की तंदूरी रोटी है। आहा, ऊपर से इस पर लगा हुआ मक्खन जो है ना वो अलग ही स्वाद दे रहा है भाई। आहा, मुझे जो है 2 रोटी और दीजिए ना। हाँ। 30 रुपए में घास की तंदूरी रोटी और सब्जी खाकर तो ग्राहक उसके पास बढ़ने लगे। हफ्ते भर में ही उसने 15,000 रुपए कमा लिए। वो घर के लिए राशन लाती है और मोहन भाई के पैसे भी लौटा देती है। धीरे धीरे वो और भी जगह मशहूर हो जाती है और अब लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। कुछ ही दिनों में श्याम भी ठीक हो जाता है और अब वो भी अपनी पत्नी का हाथ बटाता है। अब उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वो खूब पैसे कमाते हैं।